हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में बात करूंगा मैं आपसे रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। रेडियो एक्टिविटी आखिर होती क्यों है, एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन में हम बात करेंगे। क्यों होती है, उसकी वजह क्या है, ठीक है। और थोड़ा सा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियर बम है वो एक उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है, थोड़ा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब पहली चीज़ क्यों होती है, देखिए नेचर में ना कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अनस्टेबल रहना चाहती है। हर चीज़ चाहती है कि वो स्टेबल रहे। जैसे मान लीजिए आपका पेट खराब हो जाए, तो पेट खराब हो जाएगा तो क्या हो गया, पेट अनस्टेबल हो गया। तो उसको स्टेबल कैसे बनाते हैं आप, स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं ना। वापस क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, तो वापस फिर वो दवा खा के स्टेबल हो जाता है। होता है ना ऐसा। तो आप अनस्टेबल नहीं रहना चाहते थे ना जब पेट खराब हुआ, आप वापस स्टेबल होना चाहते थे। तो ऐसे ही नेचर में कोई भी चीज़ अनस्टेबल नहीं रहना चाहती, वो स्टेबल होना चाहती है। बस यही आप समझ लीजिए प्रिंसिपल है रेडियो एक्टिविटी का। कैसे है ये प्रिंसिपल, अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। इतना हमको पता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन है और बहुत सारे न्यूट्रॉन है। तो अब ये जो प्रोटॉन है ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, आपस में रिपेल करता है। पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा। तो अब ये रिपेल कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज सारे आपस में, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है सारे अगर आपस में रिपेल करेंगे तो फिर ये न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट कैसे हैं, न्यूक्लियस फट क्यों नहीं जाता है, बाहर क्यों नहीं आ जाते, ये कैसे कंटेंट है न्यूक्लियस के अंदर। तो यानी कि कोई और फोर्स है जो ने वापस रोक रहा है, भाई ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये तो अलग हो रहे हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, रिपल्सिव फोर्स है इनके बीच में। तो कोई और फोर्स होगा ना जो बड़ा है, जो उनको वापस खींच रहा है कि नहीं तुम ऐसे ही रहो, इनको वहां बांध के रख रहा है सारे प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर। वो फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है। दुनिया में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इन चारों फंडामेंटल फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही है जो इन सबको, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन सबको अंदर बांध के रख रहा है न्यूक्लियस के। अदरवाइज तो मैंने बोला ना प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपल करके एकदम न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे नहीं, टिकेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब होता क्या, आप देखेंगे एक तरह से बैलेंस सा बना हुआ है अंदर, एक फोर्सेस का एक बैलेंस बना हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मान लीजिए ज्यादा हो गए, या मान लीजिए न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए, या मान लीजिए उस न्यूक्लियस के अंदर हमने बाहर से कोई एनर्जी दे दी, उसके अंदर बाहर से कोई हमने एनर्जी डाल दी किसी रेडिएशन के थ्रू। तो अब क्या होगा, अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए या न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाए या बाहर से हमको इसको एनर्जी दे दें न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। ये जो बैलेंस बना हुआ था ना अंदर फोर्सेस का, ये बिगड़ जाएगा, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा फिर ये बेचैन होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला चीज़ अनस्टेबल रहती नहीं है। आपका भी जब पेट खराब हुआ तो आप डॉक्टर के पास गए ना दवाई लेने के लिए, क्योंकि आप अनस्टेबल नहीं रहना चाहते थे। ऐसे ही ये जो न्यूक्लियस है ये भी अनस्टेबल रहना ही चाहता, यही परेशान हो जाता है। तो ठीक कैसे होगा, जो अंदर इसके इतने ये जो एनर्जी आ गई है ना जिसको अनस्टेबल कर रही है, इसको बाहर फेंकेगा। तो बाहर कैसे फेंकता है, ये जो बाहर फेंकता है या तो पार्टिकल्स के फॉर्म में फेंकता है, वो पार्टिकल्स होते हैं अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स, या फिर रेस के फॉर्म में फेंकता है, गामा रेस। अब ये जो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया और स्टेबल होने के लिए ये जो बाहर फेंक रहा है पार्टिकल्स और ये गामा रेस, इसी को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, जो पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं अल्फा बीटा पार्टिकल्स या गामा रेस, यही रेडियो एक्टिव डिके है। और रेडियो एक्टिविटी हो क्यों रही है, ये पूरा प्रोसेस क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल क्यों हुआ, क्योंकि या तो उसके अंदर एक्सेस प्रोटॉन आ गए या एक्सेस न्यूट्रॉन आ गए, या फिर हमने बाहर से उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, ठीक है। तो ये है एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है और होता क्या है। देखिए जब वो जो न्यूक्लियस अनस्टेबल था ना, जब ये पार्टिकल्स निकाल देता है, गामा रेज निकाल देता है, तो ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। स्टेबल हो जाएगा तो, लेकिन ये अब ये न्यूक्लियस वो ही नहीं रहेगा, अब ये न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा, अब ये सेम न्यूक्लियस नहीं रहेगा। अब जैसे मान लीजिए यूरेनियम है, ठीक है। अब यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो ये मान लीजिए अपना अल्फा पार्टिकल्स निकालता है, तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स निकालेगा तो जो इसका न्यूक्लियस है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ निकल गई ना, उसमें से बड़ा था, कोई चीज़ निकल गई तो इसका न्यूक्लियस अब छोटा हो जाएगा। तो जब ये न्यूक्लियस छोटा होगा तो यूरेनियम, ये अब ये यूरेनियम का नहीं रहेगा, न्यूक्लियस का साइज चेंज हो जाएगा, इसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये यूरेनियम की जगह क्या बन जाएगा, रेडियम। तो जब भी कोई न्यूक्लियस जो अनस्टेबल होता है, वो जब रेडियो एक्टिव डिके करता है, रेडियो एक्टिव डिके होने के बाद
उसके न्यूक्लियस का ना साइज कम हो जाता है, न्यूक्लियस का साइज भी कम हो जाता है और कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो किसी और एलिमेंट में चेंज हो जाएगा। मैंने बोला यूरेनियम से जब अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे तो यूरेनियम का न्यूक्लियस नहीं जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, वो रेडियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं कि रेडियो एक्टिविटी एग्जैक्टली होती क्या है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर बम के प्रिंसिपल के ऊपर। अगर आपने रेडियो एक्टिविटी ठीक से समझ ली तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, न्यूक्लियर बम आज की डेट में जो बताऊं, जो मॉडर्न न्यूक्लियर बम्स हैं वो बनते हैं यूरेनियम से या फिर प्लूटोनियम से। अब यूरेनियम तो क्या है, यूरेनियम तो नेचुरली अकरिंग है और नेचुरली अकरिंग हैवीएस्ट एलिमेंट है यूरेनियम। लेकिन जो प्लूटोनियम है ये मेजरली ये मैन मेड है, ये लैब में ही बनाया जाता है। ठीक है, नेचर में मिलता है लेकिन बहुत ही ना स्मॉल अमाउंट्स में मिलता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में, ट्रेस अमाउंट में मिलता है। तो यूरेनियम नेचुरली अकरिंग है और जो प्लूटोनियम है ये क्या है, ये मेजरली मैन मेड है। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम यही दो एलिमेंट से मिलके जो मोस्टली जो मॉडर्न न्यूक्लियर बम्स हैं ये इन्हीं दो एलिमेंट से ज़्यादातर बनते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं काम कैसे करता है। देखिए, मान लीजिए यूरेनियम है, यूरेनियम हमें पता है क्या है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो कहीं ना कहीं पहले से ही जो उसका न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है। अब फिर क्या करते हैं, इसको बाहर से ना एक एनर्जी और देते हैं, एनर्जी इसको बाहर से देंगे तो ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा जो उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, और फिर ये एकदम से ना टूटेगा, ब्रेक हो जाएगा, इसलिए उसको फिजन बोला गया है, दो में टूट जाएगा। तो मान लीजिए 4 किलो का है यूरेनियम। ठीक है, मैं 4 किलो इसलिए ले रहा हूं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हाइपोथेटिकल नंबर है। मान लीजिए 4 किलो का यूरेनियम है, अब ये टूट गया, 2 में डिवाइड होगा। तो अभी डिवाइड भी कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा कि 4 किलो है तो 2 किलो में डिवाइड होगा, नहीं। 4 किलो है तो मान लो 1.5 किलो उधर चला गया, 1.5 किलो उधर चला गया, अब 1 किलो बचा है। तो ये जो 1 किलो का जो मास है, क्योंकि 4 किलो का न्यूक्लियस था, इधर 1.5 किलो इधर 1.5 किलो, 2 में डिवाइड हो गया, 2 न्यूक्लियस में, अभी भी 1 किलो बचा है एक्स्ट्रा जो मास है। ये जो 1 किलो जो मास है ना, ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, याद करिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया था, E = mc², E = mc²। तो जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टेबल है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 किलो जो मास रह गया था, तो ये जो 1 किलो का जो मास है ना यूरेनियम का, ये फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए, जब ये न्यूक्लियर फिजन हुआ 4 किलो का, तो 1.5 किलो इधर न्यूक्लियस निकल गया टूट के, 1.5 किलो उधर न्यूक्लियस निकल गया टूट के, 1 किलो बचा, ये 1 किलो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में, और ऑब्वियसली यहाँ पे और पार्टिकल्स भी निकलेंगे, गामा रेज भी निकलेंगी। ठीक है, तो ये सब चीजें मिलके ना फिर एक चेन रिएक्शन बनती जाती है, होता जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो इतनी एनर्जी निकल रही है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, और ये जो गामा रेज निकली है, जब ये ब्रेक हुआ, ठीक है, तो गामा रेज भी निकलेंगी। तो ये जो गामा रेज निकली, लाइट एनर्जी निकली, हीट एनर्जी निकली, ठीक है, ये फिर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन कॉज कर देती हैं। ठीक है, क्योंकि ना चेन रिएक्शन बन जाता है, ये होता जाता है। अब ये डिपेंड करेगा कि हमने कितना रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है वो बम में यूज किया है। जब तक वो पूरा का पूरा मटेरियल खत्म नहीं हो जाएगा तो ये इस तरह से चेन रिएक्शन चलती रहेगी। ठीक है, और बहुत अमाउंट में लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी और ये आपकी रेज, गामा रेज वगैरह ये सब निकलेंगी। ठीक है, तो मैंने एक बहुत सिंपल वे में, एक लेमन टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लगे कि रेडियो एक्टिविटी होती कैसे है, कैसे ये जो न्यूक्लियर बम है ये किस तरीके से थोड़ा काम करते हैं। एक हल्का सा मैंने आपको एक आइडिया ग्लिम्स देने की कोशिश करी है, मैंने इसको ओवर सिंप्लीफाई करा है। ठीक है, हो सकता है चीज़ें बिल्कुल ऐसे ना होती हूँ जैसे मैंने बोला है, लेकिन वो ज़रूरी है ओवर सिंप्लीफाई करना, ताकि आपको लेमन टर्म्स में समझ में आए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ आपके डाउट्स हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनका आंसर देने की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको कुछ हेल्प मिली है इससे, तो इसको सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।